ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है काशी तमिल संगमम पर एक परिचर्चा। भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और शेखर अय्यर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 17 नवंबर यानी कल से शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक विशेष आयोजन शुरू होने जा रहा है, काशी तमिल संगमम। 1 महीने तक ये विशेष आयोजन चलेगा। तमिलनाडु और वाराणसी के इतिहास, संस्कृति, परंपरागत ज्ञान, विरासत, कला का एक संगम इस आयोजन में हमें देखने को मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि काशी यानी वाराणसी और तमिलनाडु दोनों ऐसे क्षेत्र रहे हैं जो विरासत, संस्कृति और परंपरा के केंद्र रहे हैं प्राचीन काल से ही। और इस विशेष आयोजन का भी मकसद है कि इन दोनों क्षेत्रों के समागम से, परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान से एक वातावरण तैयार किया जाए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो सरकार की पहल है उसके तहत इस आयोजन को किया जा रहा है। तो आज कार्यक्रम में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और जगदीश उपासने। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शेखर जी, काशी भारत की एक प्राचीनतम नगरी है, इसी तरह से तमिलनाडु का एक समृद्ध प्राचीन इतिहास है। इन दोनों क्षेत्रों के संगम का ये जो विशेष कार्यक्रम है, क्या संदेश देता है ये? बिल्कुल कमल जी, इसका नाम भी अगर देखेंगे संगम नहीं है, केवल संगमम। दक्षिण भारत में संगम को संगमम कहते हैं करके इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये तो पहला विशेषता है इसका। देखिए, तमिलनाडु हम सब जानते हैं प्राचीन हिंदू मंदिर है, वहाँ पे जहाँ जाइए शिव जी का उपासना, वहाँ पे जो कश्मीर शैविज्म एक माना जाता है, मतलब वो कश्मीर में एक जिस तरह शिव जी को उपासना करते हैं उसी तरह तमिलनाडु में भी करते हैं, जिसको कहते हैं तमिल शैव सिद्धांतम। वहाँ पे नॉर्थ में उसको कश्मीर शैविज्म कहते हैं। तो शिव जी की उपासना, शिव जी के रूप उसमें परमात्मा देखने की जो एक प्रकार से हमारी कल्चरल हेरिटेज रही है, सांस्कृतिक हेरिटेज रही है, ये दोनों में है। तो इसीलिए आप देखेंगे एक पांड्य राजा होते थे, उनका नाम था आदि वीर राम पांड्यन। बड़े राजा थे, वो अपने तीर्थ यात्रा में आए थे काशी उन दिनों में। मैं कह रहा हूँ ये तो हजार सालों के पहले की कहानी है। वो आके विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद फिर जाके वहां पे अपने वहां पे एक जगह पे एक शिव मंदिर बनाया जो प्राचीन मंदिर आज माना जाता है, उसको कहते हैं तेन काशी। तेन मतलब तमिल भाषा में साउथ यानी दक्षिण। तो दक्षिण काशी का उन्होंने वहां पे स्थापना की, वो आज वो मंदिर ये है। तो ये सब हम इसीलिए दोहरा रहे ये कारण से कि राजनीतिक कारण से हट के अगर हम देखें, भारतवर्ष में कोई ऐसा कोई विवाद नहीं था ये तमिल कल्चर अलग है, संस्कृत कल्चर है, ऐसा कुछ नहीं था। उसको दोहराने के लिए जब अमृतकाल उत्सव माना जा रहा है, अवश्य वहां के लोगों को भी समझना चाहिए कि काशी विश्वनाथ जो है मतलब प्राचीन समय से दक्षिण के लोग आते थे, इसलिए तो आज भी काशी नगर में आप देखेंगे कई साउथ के लोग वहां पे बसे हुए, मतलब कई पीढ़ी से बसे हुए हैं। आप पुजारी ले लीजिए, वहां पे सारे मंदिर भी है, वहां पे काशी में गंगा के किनारे अनेक दक्षिण भारत के मंदिर भी है वहां पे। तो ये सारा जो अभी जो प्रयत्न जो हो रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में श्रेष्ठता समझने के लिए काशी और हमारे तमिलनाडु में देखिए हर प्राचीन मंदिर जो है, हमारी जो अद्वैतिक फिलॉसफी हो या वेदांत हो, और शिव जी की जो उपासना, देखिए शिव जी को पूरा परमात्मा मानने का जो कई उसमें तमिल में टेक्स्ट है, श्लोक है, सब है। ये सारी चीजें ये संगमम में आप देखेंगे दक्षिण भारत से तमिल स्कॉलर्स आएंगे, वो आके काशी, केवल काशी नहीं है, हमारे अनेक विश्वविद्यालय में भी, मैंने सुना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू विश्वविद्यालय में भी इस पे सेमिनार्स होंगे समझने के लिए। ऐसे समय में जो तमिल का जो कल्चर है, जैसे भरतनाट्यम हम सब जानते हैं, भरतनाट्यम कल्चर में आप देखेंगे पूरा सनातन धर्म का उसमें पूरा उसमें ये है विशिष्टता उसमें, क्योंकि वो भी एक प्रकार से भक्ति भाव का एक स्वरूप है। और उसके अलावा कर्नाटिक संगीत आप जानते हैं, अनेक बार आपने जुगलबंदी सुना होगा, दक्षिण भारत के कर्नाटिक संगीत है और हिंदुस्तानी संगीत है। कई कलाकार ने जुगलबंदी भी की है। तो कई राग हैं जो राग कर्नाटिक संगीत में भी है और हिंदुस्तानी संगीत में भी है। तो इस तरह की चीजों को सामने लाने के लिए कई कल्चरल फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें खास करके जो शिव उपासना के 2 बड़े तमिल टेक्स्ट हैं, एक है तेवारम और दूसरा है तिरुवाचकम। तिरुवाचकम को लिखे थे एक बड़े शिव भक्त थे, उनका नाम था माणिकवाचक। उन्होंने शिव जी की ऐसी रूप की ये किया कि जिसमें आपको उसको अगर आप देखें वो और जितने हमारे श्लोक है यहाँ पे, शिव तांडव स्तोत्र हो या शिव पुराण हो, जो भी आप ले लीजिए, उसमें कितने लिंकेजेस देखेंगे। वास्तव में एक ही एक्सपीरियंस कोई बता रहे हैं, कोई तमिल में बता रहा है, कोई संस्कृत में बता रहा है। तो इसमें ये जो
कोशिश जो है कि जो जहां कोई विवाद नहीं है, जो क्योंकि कोशिश हो रही है विवाद सृष्टि करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये सोचा गया। और हम सब जानते हैं 2021 में प्रधानमंत्री ने जो तमिल के बड़े कवि है, जो राष्ट्रीय कवि है महाकवि सुब्रमण्य भारती, उनको ही यादगार करके उनकी जो तमिल कविता में जो भी लिखा गया उसी को ये करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो घोषणा की थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी ये होनी चाहिए, उत्सव होनी चाहिए। उस उत्सव में ये हो रहा है। साथ में आप जानते हैं कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी जो भारतीय भाषाओं के लिए जो इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है वो भी इस सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर उपासने, इस कार्यक्रम का एक बड़ा महत्वपूर्ण आयाम है, वो है कि एकेडमिक एक्सचेंज और सांस्कृतिक आदान प्रदान है, उसका एक समागम हमें देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय नॉलेज पार्टनर के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। तमिलनाडु से जो ट्रूप्स आएंगे वाराणसी, वो यहाँ आकर सेमिनार्स में हिस्सा लेंगे, अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन करेंगे। किस तरह से इन दोनों क्षेत्रों के बीच एक परस्पर भाव को पैदा करने का ये बड़ा मौका होने वाला है? ये सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, ये जैसा आपने कहा कि ये हमारी परंपराओं का, विरासत का, धरोहर का ज्ञान कराना था। और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उस शिक्षा नीति में एक उद्देश्य ये भी है कि जो आधुनिक विचार रखने वाले 21वीं सदी का माइंडसेट रखने वाले विद्यार्थी हैं, अध्येता हैं, उस पीढ़ी को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की उनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों से उनको परिचित कराना मुख्य उद्देश्य ये है। यहाँ ज्ञान की चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा, सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में चर्चा की जाएगी, लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश भी है, अपना ज्ञान दूसरों को बांटने की कोशिश भी है, क्षेत्रों के बीच में और जुड़ाव पैदा करने की कोशिश है। इसलिए इसमें तमिलनाडु में आईआईटी चेन्नई ये ध्यान रख रहा है, जो नोडल एजेंसी है इसकी और इसका सारा ऑनलाइन काम वो देख रहे हैं कि तमिलनाडु के लगभग हर जिले को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, जहां से 200 विद्यार्थी जो कि लॉ के हों या आर्ट्स के हों और विज्ञान के हों, विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थी आए जो काशी कभी आए नहीं हैं, उनको अलग अलग ट्रूप्स में, जैसा आपने बताया 2400 के करीब लोग आएंगे और 12 ट्रूप्स बनेंगे जिसमें 210 के आसपास लोग होंगे। तो विद्यार्थियों की ही संख्या उसमें 200 से अधिक है। ये बताता है कि ज्ञान का आदान प्रदान है, ये सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान ही नहीं है। इसीलिए केंद्र सरकार के जो संस्कृति मंत्रालय, रेलवे, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश सरकार, वाराणसी का प्रशासन, ये सारे इन आयोजकों में शामिल हैं। बीएचयू और आईआईटी चेन्नई मिलकर इसको आयोजित कर रहे हैं। चर्चा के सत्र कौन होंगे, चर्चा को मॉडरेट कौन करेगा, ये सब बातें तय हो रही है। उनके विषय क्या होंगे? देखिए, काशी के लिए तमिलनाडु अपरिचित नहीं है, वैसे ही तमिलनाडु के लिए काशी अपरिचित नहीं है। तमिलनाडु का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां काशी नाम नहीं मिलेगा। और तमिलनाडु में शिव मंदिर बिखरे पड़े हैं। और अगर हम थोड़ा तमिलनाडु के इतिहास में जाएं तो जो संगम काल है तमिलनाडु का, जहां संगम काव्य की रचना हुई, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का बहुत बड़ा काव्य माना जाता है। वो ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी के मध्य तक लिखा गया। पहला संगम जो हुआ था, जिस तरह का संगम पांड्य राजाओं ने किया था, 3 बड़े संगम उन्होंने किए थे जिसमें विद्वान, आचार्य और मनीषी शामिल होते थे, वैसा ही संगम उत्तर भारत में नैमिषारण्य में भी होता था, जहां ऋषि जमते थे, वाद विवाद करते थे और फिर किसी तथ्य को प्रस्तावित करते थे। तो ये जो 2 कड़ियां हैं ये मिलेंगी। तो संगम काल में ये उल्लेख मिलता है कि ऋषि अगस्त्य और कौंडिन्य ने जो उत्तर भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको दक्षिण भारत में पहुंचाया और वहां पर ये पलती पली बढ़ी। मैं समझता हूं कि ये सब बातें जब लोगों को पता लगेंगी, इसके अलावा बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन मुख्यतः ये आयोजन सिर्फ सांस्कृतिक नहीं है। नृत्य होंगे, काशी कॉरिडोर में भी होंगे, टेक्सटाइल म्यूजियम जो काशी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में बना है उसमें भी होंगे, और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में भी कार्यक्रम होंगे। तो अलग अलग तरह के माने कारीगर आएंगे, वस्त्र विक्रेता आएंगे, व्यापारी आएंगे और विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने वाले लोग आएंगे, मनीषी आएंगे, विद्यार्थियों को ये जरिए मिले। और इनको काशी में 7-7 दिन का प्रत्येक ग्रुप का ट्रिप होगी और 7-7 दिन के बाद इनको अयोध्या और प्रयागराज में भी इनको घुमाया जाएगा, जिससे उत्तर और भारत के जो पुराने और संबंध है, काशी तो ज्ञान का और अध्यात्म का केंद्र रहा है और काशी को माना जाता है कि काशी पृथ्वी के मध्य में स्थित है। बाबा विश्वनाथ जहाँ है वो पृथ्वी का मध्य माना जाता है। तमिलनाडु में तो ये परंपरा थी कि तमिलनाडु में किसी स्कॉलर की शिक्षा तब तक पूरी नहीं मानी जाती थी जब तक वो काशी की विजिट करके ना आ जाए।
तो ये आयोजन उसी कड़ियों को जोड़ने के लिए, उन्हीं सारी परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए और उसकी खोज करने के लिए हो रहा है। शेखर जी, जो 1 महीने का ये आयोजन है, इसमें एक विशेष बात ये है कि तमिलनाडु से विशेष अतिथियों के तौर पर लोगों को, कलाकारों को इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें कि बहुत से शिक्षाविद हैं, कलाकार हैं जो काशी आएंगे। और इसमें 12 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें कला, साहित्य, अध्यात्म, शिक्षा से जुड़े विषयों को प्रस्तुत किया जाएगा। और चेन्नई से चलकर कोयम्बटूर और रामेश्वरम से होती हुई जो रेलगाड़ियां हैं, उसमें इन मेहमानों के लिए विशेष कोचेज की व्यवस्था की गई है। और हर समूह 8 दिन तक वाराणसी में रहेगा और ये समूह काशी, अयोध्या जैसे स्थानों की यात्रा भी करेगा। शैक्षणिक सत्रों में ये समूह भाग लेंगे, सभी के लिए ठहरने और जो यात्रा की निःशुल्क सुविधा है। तो ये जैसे इस तरह का ये आयोजन किया गया है, जिसमें कि तमिलनाडु से इतनी बड़ी मात्रा में अतिथि यहाँ आ रहे हैं और अपनी संस्कृति को प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे उत्तर भारत में तमिलनाडु की संस्कृति को परिलक्षित करने में लोगों के अंदर एक, दोनों राज्यों के साथ साथ उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों के मिलाप का ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल कपिल जी, जैसे आपने बताया कि जितने यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे तमिलनाडु में, वहाँ से आएंगे और इनके रेल मंत्रालय भी बहुत व्यवस्था कर रही है, वहाँ से स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और आके यहाँ पे वो भी देखेंगे कि भाई काशी के लेकर जो इतनी बात की जा रहा है तमिल लिटरेचर में है, तमिल के जो जितने कविताएं हैं, जितने उसमें भी जिक्र किया गया। और यहाँ भी हमारे जो वाराणसी के लोग भी जान पाएंगे। देखिए, जो हमारे मोक्षापुरी में रामेश्वरम भी आता है, काशी भी एक आता है। रामेश्वरम सबसे आपको दक्षिण में सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है। जो मूल पर्पस हमें बार बार समझनी चाहिए, उत्तर हो या दक्षिण, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कई भाषाओं का संस्कृत आधार हो सकता है, कई भाषाओं को तमिल आधार, क्योंकि तमिल जो भाषा है वो भी बहुत पुरानी भाषा है, वो कम से कम 2500 से माना जाता है पुराना भाषा है। तो ये दोनों भाषा अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव एक है, भक्ति एक है, आध्यात्मिक सोच एक है। ये बातों को समझने के लिए इस तरह के संवाद की जरूरत है। एक भारतवर्ष है ये पुण्य भूमि है, जिस पुण्य भूमि में कई संतों, कई ऋषि मुनि आए हैं और ऋषि मुनि जो आए हैं वो काशी से लेकर दक्षिण तक गए हैं और दक्षिण से लेकर काशी आए हैं। अब आदि शंकराचार्य आप जानते हैं, जो कि दक्षिण में ये हुए थे, दक्षिण से लेकर उनकी जो प्रवास रहा, हर जगह जाके मठ स्थापना किए और काशी में उन्होंने कई श्लोक भी उन्होंने ये किया था, लिखा था। ये जो चीजों को सामने लाने के लिए कि जो हमारी रिच हिस्ट्री है, विरासत जो है, इसको हम समझें, इसको और आगे बढ़ाएं। देखिए, भाषा एक माध्यम है, एक मीडियम है, वो समझने के लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी कार्यक्रम की है, क्योंकि जो हमारे युवा हैं दक्षिण भारत में वो समझ नहीं पाते। देखिए, मैं स्वयं एक दक्षिण भारत के तमिल भाषा बोलने वाला हूँ, काफी साल मैं दिल्ली और बाकी जगह में रहा हूँ। मैंने देखा है कि मैं पर्सनली बता सकता हूँ, ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है जिस पर हम जुड़े हुए, और जो सबसे विशेष जो है आध्यात्मिक जो लिंक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, ये जितने बड़े बड़े ऋषि रहे, अगस्त्य मुनि की बात आप सुने होंगे, जो यहाँ उत्तर भारत से गए थे, वहां पे जो तमिल भाषा के बहुत बड़े ऋषि माने जाते हैं, तमिल के बड़े ऋषि माने जाते हैं अगस्त्य मुनि को। तो ये चीजों को हमें समझना चाहिए, ये सब केवल कहानियां नहीं है, ये हमारी विरासत है। इसको समझने के लिए, इस संवाद के लिए ये संगमम आयोजित किया गया है। जी मिस्टर उपासने, सरकार का जोर इस बात पर है कि जो हमारे देश में विविध पारंपरिक ज्ञान है, ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसका एक्सचेंज हो। और जब इस पारंपरिक ज्ञान को लेकर ऐसे आयोजनों के माध्यम से, चाहे वो शिल्पकार हों, हस्तकला से जुड़े हुए लोग हों और लोक कला से जुड़े हुए लोग हों, जब वो सामने लाते हैं, जब उसका एक्सचेंज होता है, उससे कितना लाभ आगे आने वाले समय में भारतीय पारंपरिक ज्ञान के प्रसार में इससे होगा? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे काशी तो साहित्य, दर्शन, भक्ति, अध्यात्म और शिल्पकला, हस्तकला की नगरी है ही प्राचीन काल से। इसी तरह से तमिलनाडु में भी साहित्य, लोक कला के अलावा वहां मूर्ति कला, शिल्प कला, इस तरह का ज्ञान फैला हुआ है जो कि बहुत प्राचीन है। तो कैसे आपसी समन्वय से, आदान प्रदान से ये पारंपरिक ज्ञान का और ज्यादा प्रसार करने में ऐसे आयोजनों से मदद मिल रही है? देखिए, काशी और कांचीपुरम का व्यापार बहुत पुराना है। जैसे चोल, चेर और पांड्य राजाओं के काल में प्रगाढ़ व्यापार था, खासतौर पे सिल्क का जो व्यापार था, ये पहले से ही चल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि काशी के अनेक विद्वान, तमिलनाडु के अनेक विद्वान काशी में बसे हुए हैं। जैसे काशी में तो हर प्रांत के आपको विद्वान मिलेंगे। लगभग भारत का वो एक छोटा
रूप है काशी। दरअसल काशी में हर प्रांत के विद्वान जो वहाँ पर ज्ञान और उसके अध्यात्म के प्रयोग करने के लिए, सीखने के लिए आते थे। कई परिवार पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ बसे हुए हैं। वैसे तमिलनाडु के भी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ परिवार बसे हुए हैं और व्यापार परिवार भी बसे हुए हैं, पंडित परिवार भी बसे हुए हैं और ज्ञान, अध्यात्म और ज्ञान की शिक्षा देने वाले परिवार भी बसे हुए। तो मैं मानता हूँ कि ये जो आदान प्रदान है, इस आदान प्रदान को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पहले लोग जो हैं वो रामेश्वरम से जब चलते थे, मंदिर में जो कोटि तीर्थ है वहाँ स्नान करके फिर काशी जाते थे, वहाँ से गंगा जल लाकर रामेश्वरम को चढ़ाते थे। 6 महीना इस यात्रा में लगते थे। लेकिन ये यात्रा सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा नहीं होती थी, ये सब तरह की कारणों से भरी हुई, व्यापार के लिए, ज्ञान के लिए, इन सब कामों के लिए ये होती थी। काशी और कांची 2 ज्ञान के क्षेत्र हैं जिनका तमिल शास्त्रों में जो संगम साहित्य का मैंने उल्लेख किया उसमें उसका उल्लेख मिलता है काशी और कांची की। ये दोनों भारत के पुरातन ज्ञान के क्षेत्र हैं। ये व्यापार के क्षेत्र काशी कांचीपुरम मैंने बताया कि स्थापत्य के लिए, जो पात्र निर्माण है उसके लिए, वस्त्र निर्माण के लिए, इनमें पुराना व्यापार होता रहा है। ये जो आयोजन है ये बहुत भव्य आयोजन है। इस आयोजन के पीछे कल्पना यही है कि काशी के जो शिव हैं वो तमिलनाडु के शिव से अलग नहीं है। बिल्कुल। अगर आप तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु में काशी विश्वनाथर मंदिर है तेनाक्षी में, और माना जाता है कि वहाँ के पांड्य राजा जो पराक्रम थे 15वीं सदी में, मदुरई और आसपास उनका राज्य था, वहाँ उन्होंने तेनाक्षी में वो मंदिर बनाया। उसके बाद एक और राजा ने जो अधिवीर राम पांड्यन थे, उन्होंने भी काशी तीर्थ से लौटते हुए तेनाक्षी में 19वीं सदी में एक और मंदिर बनाया। तमिलनाडु के जो संत कुमार गुरुपरा हैं तुतिकोडी के, उन्होंने तो काशी नरेश से और केदार घाट और विश्वेश्वर लिंगम की स्थापना की अनुमति ली थी और वो बनाया भी था। उन्होंने काशी पर एक काशी कलम्बगम नाम का एक बड़ा काव्य लिखा है। इसके कारण काशी से तमिलनाडु का कोई व्यक्ति, काशी नाम के ही लोग तमिलनाडु के हर गांव में मिलेंगे। और जैसा मैंने कहा कि शिव मंदिर तमिलनाडु के लगभग हर तहसील में आपको शिव मंदिर मिलते हैं। तो ये ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, ये व्यापारिक संबंध भी हैं। इन संबंधों को धीरे धीरे भुलाया जाता है। बहुत सारी शक्तियां इस पर काम कर रही हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु अलग है, तमिलनाडु की सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी है, ऐसा कुछ नहीं है। संगम साहित्य में उसका उल्लेख नहीं मिलता जो ईसा पूर्व लिखा गया है। तमिल संगम साहित्य में उसका, काशी का उल्लेख इसीलिए मिलता है कि ये दोनों परस्पर जुड़ी हुई सभ्यताएं हैं, संस्कृति की धाराएं हैं और स्वाभाविक रूप से लोग आते जाते रहे हैं। तो जब लोग आते जाते हैं तो व्यापार भी करते हैं, अपना स्थापत्य, अपना ज्ञान, खान पान, अपने पहनावा, इन सबको भी शेयर करते हैं। ये जो आयोजन है उन सबको पुनर्जीवित करने के लिए है और इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब से काशी से निर्वाचित हो रहे हैं, उन्होंने एक काशी कॉरिडोर बनाया और काशी एक भव्य, अपने पुराने भव्य स्वरूप में फिर लोगों को दिखने लगा। अभी उसमें बहुत सी चीजें बाकी हैं लेकिन वो होने वाली हैं। आप काशी का जो काशी विश्वनाथर टेम्पल है तेनाक्षी का, वो देख कर आइए। वहाँ जाकर पता लगता है कि काशी का क्या महत्व है और कितना पांड्य, चोल या चेर राजा ने तमिलनाडु का और गोल्डन पीरियड माना जाता है, जिसमें संस्कृति की, सभ्यता की, ज्ञान की, विज्ञान की और युद्ध कलाओं की सबकी सर्वोच्च अवस्था पर प्रदेश पहुंचा हुआ था। उस दौर में भी काशी का वहाँ महत्व था। तो मैं मानता हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, IIT मद्रास और शिक्षा मंत्रालय के सौजन्य से ये आयोजन हो रहा है। इनसे व्यापार भी बढ़ेगा, सांस्कृतिक संबंध भी बढ़ेंगे, एक दूसरे को समझने की और जो वृत्ति है वो भी बढ़ेगी और जो ऐसे ताकतें जो भेद पैदा करना चाहती है उनको भी आप पीछे कर सकें। शेखर जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल का एक महत्वपूर्ण आयाम ये भी है कि हमारे देश में जो पारंपरिक कला है, पारंपरिक हस्तकला, शिल्पकला या संगीत, नाटक, इनको प्रस्तुत करके लोगों के सामने लाया जाए और हम सभी उस पर गर्व करें। जिस तरह से हम काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में भी देख सकते हैं कि आपने भी जिसका जिक्र किया कि नाटक, कला, संगीत के विभिन्न कार्यक्रम इसमें आयोजित हो रहे हैं, शिल्प कला का भी हमें इसमें प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो किस तरह से देश की पारंपरिक कला को, प्राचीन कला को जीवित रखने में इस तरह की पहल का विशेष महत्व है? बिल्कुल, देखिए उनके लिए एक मौका मिलता है, ये मौका अपने आर्ट और कल्चर को एग्जिबिट करने के लिए, क्योंकि इसमें कई चीजें आएंगी। हमने तो कर्नाटक संगीत की बात की, तमिलनाडु की जो लोक संगीत भी है, लोक संगीत है, लोक नाटक है, और वहाँ पे एक बांसुरी जैसा दूसरा बांसुरी नहीं है, जहाँ शनाई है वहाँ पे नादस्वरम जी वहाँ पे प्रस्तुत होगा, नादस्वरम की कॉन्सर्ट्स होंगे।
इसके अलावा बोमलाटम मतलब पपेट शो टाइप है, लेकिन वो अलग टाइप है और वो होगा। और दूसरा है कावड़ी का मतलब वो अपने गड्ढों में लेकर वो नाचते हैं, वो भी एक प्रकार से बहुत कला। ये सारी चीजें हम देखते हैं साल में एक बार जब रिपब्लिक डे पैरेड होती है, जिसमें कई टैब्लूज आते हैं कई राज्यों की, उसमें तमिलनाडु के टैब्लू भी हमने देखा है, लेकिन वो तो साल में एक बार होता है। लेकिन ये जो स्पेशल कोशिश हो रही है कि ताकि देखिए लोग देखना चाहिए कि भाई हमारी कल्चर क्या है। ठीक है, हम उत्तर भारत के हैं तो उत्तर भारत के सब कई चीजें हम जानते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत को भी हमें समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है कमल जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोगों को समझने के लिए। जो बच्चे आएंगे वहां से, जो कहा जा रहा है कि 2000 जो छात्र आएंगे, वो छात्र भी यहाँ अपने काशी को देखकर वो जाएंगे, विश्वनाथ कॉरिडोर देखेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर की जो कॉरिडोर जो बनाया गया, जो उद्घाटन हुआ था उसको देखेंगे, मंदिर को दर्शन करेंगे, बाकी जितने प्राचीन मंदिर हैं काशी में वो देखेंगे और काशी के लोगों के साथ भी उनकी बातचीत होगी, इंटरेक्शन होगी। ये चीजें लेकर जब वापस जाएंगे तब उनको लगेगा भाई कोई मतलब इतना यूनिटी है हमारी डाइवर्सिटी में, अनेकता में जो एकता है, वो एकता को स्वयं अनुभव करेंगे। वही एक प्रैक्टिस है। इसको मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया सरकार ने जो पहलू लिए है और हर साल ऐसी होनी चाहिए। जैसे तमिलनाडु के साथ कर्नाटका भी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और बाकी राज्यों का भी तमिलनाडु में होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश का भी वहां पे फेस्टिवल होनी चाहिए। ये जो महीना जो शुरू हो रहा है, देखिए इसका समय आप टाइमिंग भी देख लीजिए कमल जी, तो ये एक ऐसे समय चुना गया जब लोग ऐसे समय में तीर्थ यात्रा पे जाते, मंदिरों में जाके प्राचीन मंदिरों में दर्शन करते और अपने आध्यात्मिक खोज में लग जाते। ऐसे खोज में ही हम समझ पाएंगे हमारी विरासत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। और ये सारे जो विवाद और ये जो कंट्रोवर्सीज जो किया जाता है बार बार, उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई माने नहीं है। और वाकई हमारी देश है, एक देश है और श्रेष्ठ देश है। शेखर जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल का एक अहम पहलू है पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी हम अपने ही देश से जो अनभिज्ञ हैं संस्कृति से, विरासत से, उसको जानें और उस पर गर्व करें। जैसे कि अगर हम काशी तमिल संगमम से उदाहरण लें कि तमिलनाडु से बड़ी मात्रा में यहाँ काशी लोग आएंगे और अयोध्या काशी का भ्रमण करेंगे, इसी तरह से हम सभी प्रोत्साहित हों कि एक दूसरे के राज्य में जाकर वहाँ की संस्कृति और सभ्यता, विरासत को अंगीकार करें। तो कैसे ये पहल भारत में जो हमारा घरेलू पर्यटन है उसको प्रोत्साहन दे रही है? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा एक मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से आह्वान किया था कि हर आदमी, हर नागरिक को सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसी जगह जाए वो कभी ना गया हो अपने देश के अंदर, ऐसे राज्य जाए जहां उनको कोई परिचय ना हो, उनकी भाषा को समझें, उनकी लोगों को खाना पीना रहना ठहरना ये सब एक प्रकार से एक्सपीरियंस करें। यानी एक प्रकार से ये टूरिज्म हो सकती है। अगर कोविड काल छोड़ देंगे फिर डोमेस्टिक टूरिज्म की अभी बढ़ावा शुरू हो गई है। अभी लोग जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, फिर तमिलनाडु के लोग भी यहाँ आते हैं। और आप जानते हैं आजकल जो काशी के डेवलपमेंट के बाद अब उज्जैन की डेवलपमेंट हो गई है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो रेगुलरली मैं जानता हूं कि वहां से डोमेस्टिक टूरिस्ट काफी आते हैं दक्षिण भारत से दर्शन करने के लिए। तो हमारे यहाँ देखिए तीर्थ यात्रा जाना एक प्रकार से जो रिलीजियस टूरिज्म जो कहा जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और ये कई सालों से मैं जानता हूं हमारे घर में, हमारे परिवार में जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, दक्षिण से जाते हैं। ऐसे समय भी गए जहां पे उस समय ट्रेन नहीं था, कुछ नहीं था। आज तो सारी सुविधाएं हैं, मतलब 2-3 घंटे में पहुंच सकते हैं, जहां पहुंचना पहुंच सकते हैं, या ट्रेन में भी सफर करके जा सकते हैं। क्योंकि जब बनारस के लोग भी ये तमिल के जो नृत्य देखते हैं, इनकी फोक ये देखते, उनको भी एक प्रकार की इच्छा होगी भाई हमें भी जाके देखना है, रामेश्वरम जाना है, मथुरई जाना है, तंजावुर, जहां कह सकते हैं विश्व में सबसे बड़ा शिव मंदिर वहां पे सबसे बड़ा शिवलिंग है, उसको चोला राजा ने बनाया, राजा राजेंद्र चोल ने उनको मंदिर बनवाया था। उस मंदिर को देखकर ही आप आश्चर्य होंगे, जो 1500 साल से ज्यादा है, किस तरह उस समय क्या इंजीनियरिंग क्या था, एक पत्थर से कैसे ऊपर लेके जाके गोपुरम बनाए। उत्तर भारत से लेकर आप कश्मीर तक जाइए तो एक ही चीजें सामने आती है, एक ही बातें सामने आती है, एक ही आध्यात्मिक सोच भी सामने है। मिस्टर उपासने, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो पहल है और जो एक पूरा विजन है उसका ये एक उद्देश्य है कि देश में हम अपने ही संस्कृति विरासत से कई बार अनभिज्ञ रहते हैं, हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान नहीं होता है, उससे परिचित हो सकें। इस मामले में पर्यटन मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो या जितने भी अन्य मंत्रालय हो, अपने स्तर पर देश में इस पहल के माध्यम से पर्यटन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे हम काशी तमिल संगमम से ही लें तो वहां से जो आने वाले ट्रूप्स हैं, जैसा आपने
बताया प्रयागराज, अयोध्या, काशी का वो भ्रमण करेंगे। इसी तरह से ये एक पहल है कि हम अपने देश को जानें और इसीलिए पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया था। रेल मंत्रालय ने रामायण सर्किट की एक पूरा रेल का एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसमें अलग अलग रामायण के स्थलों की यात्रा करवाई जाती है। तो इस तरह से जो कदम है अपने देश को जानने के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस पहल के तहत, वो कितने अहम है, किस तरह से हम अपनी संस्कृति और विरासत और पूरे भारत को समझने में इससे हम मदद ले रहे हैं। देखिए, जो विविधता में एकता की जो बात है वो यही है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे एक राज्य का, उत्तर के किसी राज्य का विद्यार्थियों का एक ग्रुप जाकर दक्षिण के किसी एक राज्य में, मान लीजिए केरल में या तमिलनाडु में जाकर वहां वो तमिल सीखे या मलयालम सीखे या उधर तेलुगु सीखे, उसी तरह दक्षिण के लोग उत्तर में जाएं, पश्चिम के लोग पूरब में जाएं। ये कार्यक्रम पहले से चल रहा है। वो वहाँ की संस्कृति से परिचित हों, भाषा को सीखें, वहाँ के खान पान को, तो कितनी समानताएं हमको मिलती है। और ये जो बहुत सारे सर्किट और शुरू किए गए हैं, यात्राएं शुरू की गई है, इसका उद्देश्य यही है कि ये एक पुरातन राष्ट्र है, 7 से 10,000 साल की हमारी सभ्यता है और उस सभ्यता को जो मॉडर्न नई आधुनिक पीढ़ी है जो 21वीं सदी की बात, तंत्र ज्ञान की बात करती है, तो हम टेक्नोलॉजी को भी साथ में रखें, विज्ञान को भी साथ में रखें, लेकिन हमारी जड़ें जहाँ हैं वहाँ पर भी, जैसे अब चोल और पांड्य राजाओं के समय में जो जहाज रानी का काम था, युद्धक नौकाओं का काम था, बड़े बड़े जहाज बना करते थे। आज भी उनके पुराने बंदरगाहों के निशान है, पुराने कुछ बंदरगाह तो उसमें से अभी भी चालू है। वो आधुनिक ज्ञान से किसी कमतर नहीं है। तो हमारी इस पीढ़ी को ये बताना और इन सर्किट यात्राओं के जरिए पर्यटन मंत्रालय ने जो शुरू किया, अलग अलग राज्य सरकारों ने भी शुरू किए। जैसे छत्तीसगढ़ ने राम पथ वनगमन और मार्ग बनाया, क्योंकि भगवान राम वनवास को गए तो इधर से होकर ही दंडकारण्य गए माना जाता है, तो उस वन पथ गमन मार्ग को बनाया है, उसको और डेवलप किया जा रहा है। अयोध्या को इसी तरह से डेवलप किया जा रहा है। जो पुराने क्षेत्र है, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारा, वतिष्ठैव, इन सब सेंटर्स को डेवलप किया जा रहा है। भले ही आप मानते रहे कि ये धार्मिक केंद्र है, लेकिन ये धार्मिक से ज्यादा इस देश की अस्मिता के केंद्र हैं, देश की आस्था विश्वास के केंद्र हैं, ज्ञान के केंद्र भी हैं। इनमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अब लोग जा रहे हैं। आप पर्यटन के आंकड़े अगर आप देख लें तो इन सब बौद्ध सर्किट चल रहा है। गया तक के लिए बड़ा सर्किट पहले ही बनाया गया था, अब उसको और उन्नत किया गया है। सब स्थानों पर लोग जा रहे हैं, केदारनाथ तक लोग जा रहे हैं। इस बार केदारनाथ में रिकॉर्ड नंबर यात्री पहुंचे। तो ये बताता है कि ये सिर्फ अध्यात्म और धर्म का मामला नहीं है, उसके साथ पर्यटन भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ आस्था विश्वास भी जुड़ा हुआ है और अपनी अस्मिता, अपनी पहचान को और जाहिर करने का एक भाव भी जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजन और विभिन्न मंत्रालयों ने, विशेषकर पर्यटन मंत्रालय ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनसे इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत के रूप में इसको पुनर्स्थापित करने में बहुत मदद मिलने वाली। इसीलिए 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल की शुरुआत की थी, तो मकसद यही था कि ज्ञान, भाषा, संस्कृति जो हमारे देश की विविध है, उसकी समझ पैदा करके हम विविधता में एकता का जो हम एक कथन कहते हैं, उसको साकार करें। और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में ये काशी तमिल संगमम एक बड़ा आयोजन है। शेखर अय्यर जी, जगदीश उपासने जी, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 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 अभी आप सुन रहे थे काशी तमिल संगमम पर परिचर्चा। भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और शेखर अय्यर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।